according to concept of resonance, whenever a single Lewis structure कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, वो किसी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, तो क्या करेंगे, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विथ सिमिलर एनर्जी, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें सब पर एक जैसा ही फॉर्मल चार्ज हो, मतलब इधर उधर हो जाए लेकिन एनर्जी सेम का मतलब ये ना हो कि किसी में -1 है फिर अगले वाले मॉलिक्यूल में -2 हो जाए, इधर उधर रिप्लेस हो सकता है, इन एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन एनर्जी सेम होने के लिए एक जैसे ही फॉर्मल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स with similar energy with, आवाज आ रही है ना? ठीक है। सिमिलर एनर्जी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, ऐसा भी ना हो कि अब सी एटम उधर चला जाए, बॉन्ड तोड़ने और जोड़ने का मौका नहीं मिलता है, समझ में आई बात कि नहीं? जो जहाँ है वही खड़े रहेगा। सो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, जैसा हमने कार्बोनेट आयन में देखा कि नहीं, कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई भी नहीं बदलनी चाहिए, जो जहाँ है वहीं रहे। अच्छा, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने सिंगल और डबल बॉन्ड होने चाहिए उतने ही रहें, ये अदली बदली हो सकती है लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो वही रहे ना। सो बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ ही साथ जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं हर एक में टोटल कर लो, नॉन बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर तो इक्वली आ रहे थे कि नहीं? बोलो। हाँ, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसमें पोजीशन सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई आ रही है और टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नॉन बॉन्डिंग है, और अगर बॉन्डिंग करना है तो एक सिंगल और एक डबल, तो यानी 3 बॉन्ड है तो 6 बॉन्डिंग पेयर हुए कि नहीं? सॉरी, 6 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बोला जाएगा, तो 6 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर में कितना बोलोगी? 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं? तो 6 लोन पेयर, और 3 कैसे हैं? बॉन्डिंग पेयर में बोल रहे हैं ना। तो अब इस तरीके से दैट इज पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए उनमें, आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो लेट अस सी व्हाट इज एटिमोलॉजी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एटिमोलॉजी ऑफ कैनोनिकल, सो दैट इज सेम, कैनन मीन्स होता है कि दैट इज अंडर सेम नॉर्म और इट इज सेम अकॉर्डिंग टू रूल। कैनोनिकल का मतलब क्या होता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये वर्ड आया है कैनन से, लेटिन वर्ड है,
और लेटिन वर्ड फिर आगे इसका ये कैनन बना है केन से, और केन का मतलब है कि सेम नॉर्म। सो ऑल स्ट्रक्चर विथ सेम नॉर्म या अकॉर्डिंग टू सेम रूल। ऑल स्ट्रक्चर्स with same norm or set of rules। सेम रूल से जो स्ट्रक्चर है उसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जिनमें सेम बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उन्हें क्या कहा जाएगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने उन्हीं लुईस फार्मूले से उन्हें बनाया है, स्ट्रक्चर्स एंड, ठीक है, ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूलर ऑफ द हाइब्रिड। ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसके हैं? क्या उसी हाइब्रिड के हैं? हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल accurately, which describes the molecule accurately। ये चीज़ है, यानी मान लीजिए एक अगर रेड फ्लावर ले लिया जाए और ठीक है, और एक ले लिया जाए वाइट फ्लावर, और इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए। मान लीजिए इसमें एंथर हैं, बाकी भी चीज़ें होंगी, बट इसका एंथर डीसस करके, यानी इसको जो है तोड़ के इसके कार्पेल में चला जाए और बैठ जाए, और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसे हुए। तो दीज विल बी कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसमें एक रेड था, तो ये पूरा रेड पेटल वाला था, और जो दूसरा वाला था वो किस तरीके का था? वो पूरा प्योर वाइट था, ये सब वाइट है, तो ये वाइट स्ट्रक्चर है। तो एक रेड है और दूसरा कैसा हो गया? वाइट। उनसे क्या बना? दैट इज, अब जब जो नया फ्लावर बनेगा, ठीक है, इनसे कुछ फ्लावर बनेगा, तो फ्लावर बनने के बाद वो चीज़ पहले फर्स्ट उसमें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपको कि नहीं? 10th में पढ़ाया ना, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में क्या बनेगा बताओ? जो हाइब्रिड बनेगा, वैसे तो हाइब्रिड बन ही जाएंगे, अगर को डोमिनेंट है तो फर्स्ट जनरेशन में ही बन जाएंगे। तो उससे क्या बनेगा? एक पिंक बनेगा कि नहीं? तो जो पिंक बनेगा उसमें वो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो दिस इज द पिंक स्ट्रक्चर विच इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों बने, ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हुए। तो मान लीजिए ये पिंक बन गया, इन दोनों का ही बन गया, ठीक है, कुछ और ही बन गया, पिंक बन गया। सो दैट विल बी, ये है कि ये हुआ रेड, ये हुआ वाइट, और को डोमिनेंस के बाद कैसा बना? पिंक बन गया। तो ये दोनों क्या हुए? क्या ये कैनोनिकल फॉर्म हुई? कैनोनिकल फॉर्म, और ये बन गया। तो अब इसमें ये कंट्रीब्यूटिंग हुई। वैसे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये पेरेंटल जनरेशन F1, यहाँ बात बदल गई है, लेकिन हमारे इस केस में इस तरीके से जो है ये हाइब्रिड हुआ कि नहीं इन दोनों का? अब ना रेड रहा ना वाइट रहा, अब क्या हो गया? पिंक हो गया। तो सिमिलर इज द केस कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। और जैसे मान लीजिए एक अमेरिकन की एक नीग्रो से शादी हो गई, तो उनका बच्चा थोड़ा नीग्रो होगा, काला, ब्लैक होगा, थोड़ा वाइट होगा, ऐसा होगा कि नहीं? ब्लेंड होगा दोनों के जीन का, किसी एक का जीन तो नहीं होगा, कुछ डोमिनेंट मेल में होंगे, कुछ फीमेल में होंगे, जो फादर में होंगे, कुछ मदर में होंगे। अब जरा देखें तो यहाँ बताया गया है आगे कि
एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, एग्जाम्पल 4.3 देखो, क्या इसको हमने डिस्कस कर लिया है? यही तो बताया था आपको, ये तीन है और ये तीनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड है? जवाब देर में देती हो। ये तीनों क्या हैं? बोलो। हाइब्रिड भी बोल दोगी? कौन सा इसमें हाइब्रिड है तीनों में से? हाइब्रिड तो एक्चुअल होता है, कौन सा एक्चुअल है? या तो कैनोनिकल बोलो या रेजोनेंस बोलो, हाइब्रिड वर्ड क्यों लगा रही हो? देखो रेजोनेंस बोलने की भी छूट है, या कैनोनिकल। तो रेजोनेंस और उन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, अनुनाद की स्थिति है। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें आपस में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और ये दोनों कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स किसको करते हैं? क्या रेजोनेंस हाइब्रिड? बोलो। या दूसरा क्या कह सकती हो? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। भाई क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो जाननी पड़ेगी, मैं हर एक दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप तो टर्मिनोलॉजी में ही खो जाओगी, भूल भुलैया बना रही हो। समझ में कुछ आया कि नहीं? या फिर सिर्फ हाइब्रिड बोल सकती हो, इसको मैंने कई बार बताया है। तो बताओ ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? हाँ अब सही बताया। एग्जाम्पल 4.4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल में देखो, पहले क्या करोगी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करो, दैट इज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, फिर डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड्स, फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सारे बताओ। अच्छा 12 4 16 4 8 चलिए, तो अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बना लिए, ये 4 बना लिए। अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? क्या ये भी किया जा सकता है एक तरफ 3 बना ले, एक तरफ सिंगल? बोलो। क्या ये भी किया जा सकता है कि इधर की ओर इस बार 3 बना लें और उधर सिंगल? 3 तरीके के हुए। अभी हमने पीछे एक जगह दिखाया था कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है। मान लो जब ये इसको देगा कि हमसे बॉन्ड बना लो, तो क्या होगा बताओ? ये है, इससे पूछो कितने चाहिए, 8 चाहिए, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए, ये दे देगा, कहेगा हमसे बनाओ। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो ये कहेगा हमसे ले लो, तो डबल नहीं बना देगा। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, कहेगा तुम्हारे पास नहीं है, लो हमसे लो, हमारे पास बहुत सारे लोग मांगने आ रहे, इससे अच्छा तुम्ही को ना दे दें, तुम तो बगल में रहते हो। तो ये नहीं बन जाएगा। और फिर जब वो लौटने लगेगा, कहेगा अब तो हम लौट रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
और जब ये इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड एक तरफ थोड़ी ना रहता है, इस पे आएगा, इस पे आएगा, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। बात समझ रही हो कि नहीं? ऐसे ऐसे, और इस वाले अंगूठे में भी ऐसे ऐसे, समझ रही हो? खट से उधर गया, उधर वाले ने बोला हमसे लो, ठीक है। अब वापस क्या होगा, ये जब ये स्थिति आई तो क्या ये बन गया, इस स्थिति में ये है, देख लो। और फिर जब यहाँ पे आ गया, फिर लौटेगा तो क्या फिर भी लौट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कंट्रीब्यूटिंग, ये दोनों तो एक ही जैसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, फिर ये वाला बॉन्ड जो है इसके ऊपर आके इस पे भी आ सकता है, तीनों हो सकता है। तो ये तीनों कौन से स्ट्रक्चर हो गए। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6, ये सभी बन गए इसके हिसाब से, बोलो जैसा बनाना था। तो इसलिए क्या इन तीनों में सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई है, बोलो सेम बताती जाओ कि न्यूक्लियाई इधर उधर हो रहा है। वो से कह रहा है तुम टूट के उधर जाओ, ऐसा कह रहा है क्या? कि बोल रहा नहीं अब तुम ट्रेन बनाओ, चलो अब उधर जाओ, अच्छा अब इधर आओ, ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहा है। अच्छा हम अब ट्राइंगल बना लें, ऐसे तो नहीं कर रहा है। इससे तो सेम पोजीशन हुई ना, सेम नंबर ऑफ बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉर्मल चार्ज की बारी आती है, बताओ इस पे कितना फॉर्मल चार्ज, जल्दी बताया करो। इस पे इस पे प्लस, इस पे इस पे तुम खुद भी जूम कर सकती हो ना, तुम्हारे पास ऑप्शन होता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हम दिखाएं तभी देखो, तुम कभी खुद भी कर सकती हो। ये बताओ तो जूम कर लिया करो जब जरूरत पड़ी। ये बताओ तो ये 50% कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसमें सब पे फॉर्मल चार्ज ये है और ये इनमें सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव पे प्लस है, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे, हो सकता है और भी कम करें, ये मेरा अंदाज़ा है, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई वो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा करेगा क्योंकि इसमें सही डिस्ट्रीब्यूशन है, बोलो। लेकिन जितने भी लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑल पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स with similar position of nuclei will contribute towards hybrid structure। समझ में आई बात? all possible Lewis structure with similar position of nuclei आवश्यकता है, similar position of nuclei will contribute more or less, करेंगे सभी, योगदान सभी देंगे, more or less towards किसकी ओर, सेंटेंस पूरा करो, towards towards हाँ ठीक है, अच्छी बात बताइए। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस की स्पेलिंग देखें क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड ठीक है, ये है द स्ट्रक्चर विद जीरो फॉर्मल चार्ज और मिनिमम विल कंट्रीब्यूट मोर,
Then the other one, the canonical structure with zero or minimal formal charge. Minimal formal charge or charge निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो यानी माइनस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये भी देखा जा सकता है। वो भी एक आपके पास क्राइटेरिया होगा कि निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो निगेटिव एटम contributes the most, than other canonical structure. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमने ये बात आपको बता दी। चलो अब आगे की बात करते हैं। जबकि हमें ये बात पता चल चुकी है, सो इन जनरल इट मे बी स्टेटेड दैट कि फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें ट्रू हैं। सो फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है अनुनाद की अवस्था, अनुनाद। रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होती है? दैट इज द कंडीशन कि जब कोई चीज़ लय में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? क्या रेजोनेंस कहते हैं? मतलब उसको, उसकी लय को कोई तोड़े ना। लय में समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई? फिर से समझो। क्या कहीं पर आपने ये बात पढ़ी है कि T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी? बोलो, ये बात पढ़ा है? कभी आपके सामने आई? अच्छा, हर एक चीज का अपना एक लय होता है। मान लीजिए ये है और ये मान लीजिए कि आप झूला झूल रही हैं और आपकी मम्मी झुला रही हैं ये। सो नाउ अब देखो, एंड इट इज ऑन सम ट्री पर है ये झूला, तो ये लगा हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या ये लेंथ है? बताओ, ये तो लेंथ हो गई ना, और ग्रेविटी नीचे की ओर हो गई, तो इसके झूले का अपने टाइम पीरियड नहीं होगा क्या, स्विंग का? अच्छा, पीछे आपकी मम्मी खड़ी हैं, सो मम्मी आपको झुला रही हैं, सो वो आपको यहाँ से धक्का दे रही झुलाने के लिए। बट यहाँ पर कुछ ऐसी भी बात है कि वो ऐसा कर सकती है कि अभी झूला पहुँचे ना और धक्का दे दें तो टेढ़ा मेढ़ा धक्का दें, कभी उल्टा पुल्टा धक्का दें। तो क्या ऐसी स्थिति में उनका जो धक्का देने का टाइम पीरियड है वो आपके झूले से मैच करेगा? एक होता है कि जब आया तब धक्का दें, फिर गया फिर धक्का दें, यानी जितना इसमें लॉस हो रहा है एनर्जी का, उतनी एनर्जी दें और उतने ही टाइम पीरियड के बाद। ऐसा ना हो कि अभी झूला पहुंचा नहीं, पहले ऐसे धक्का दे दें, फिर पहुंचे तब धक्का दें, फिर बीच में फिर 2 बार और धक्का दे दें, तो फिर झूला अपनी लय पे पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा? बताओ। और एक होता है कि वॉट एवर इज द फोर्स्ड ऑसिलेशन, इट इज इक्वल टू नेचुरल ऑसिलेशन। ये आपको ऑसिलेशन दे रही है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है, मतलब ये पीछे से धक्का दे रही ना, और ये इस झूले का क्या नेचुरल ऑसिलेशन है। लेंथ पे डिपेंड करता है ऑसिलेशन, कम ज़्यादा पे नहीं। ये अगर पेंडुलम इतना ही इतना जाए तो भी वही टाइम पीरियड होगा, और यही पेंडुलम अगर ये पेंडुलम इतना इतना ना जाके थोड़ा थोड़ा जाए तो भी वही टाइम पीरियड होगा। क्या ये एंगुलर एम्पलीट्यूड के बराबर होगा या उस पर डिपेंड करेगा कि बिल्कुल भी नहीं? देख लो, एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या एंगुलर एम्पलीट्यूड पे, कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, कर रहा है टाइम पीरियड। सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या लेंथ पर?
इसी तरीके से ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन दे रही हैं उसको किससे मैच करना चाहिए? क्या नेचुरल ऑसिलेशन से? ऐसा हो तो ऐसे में जो तुम्हारी पेग बनेगी, यानी पैर, आप अपने पैर से भी कभी कभी ऑसिलेशन ले लेती हो, उसी टाइम पैर ऊपर करो तो आपका झूला खूब ऊंचे नीचे जाएगा, या पैर से फोर्स ऑसिलेशन लो या मम्मी करें, तो किसी न किसी तरीके से ये अगर करती हैं तो दैट इज़ बहुत ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा। आओ हम सब झूला झूले, पेंग बढ़ाकर नभ को छू लें। ये क्यों कहा गया है? इसीलिए कि इसका रेजोनेंस इतना बढ़ता चला जाएगा। इफ forced time period of forced oscillation is equal to time period of natural oscillation, then the amplitude keep on increasing, बढ़ता चला जाएगा कि नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए। अगर कोई भी चीज़ लय में हो तो लय में की जाए, तो लय में अगर नृत्य भी किया जाएगा तो घंटों नाचा जा सकता है। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा नाचा तो थकेगा, और लय में करेगा तो क्या वो हमेशा कंटिन्यू रह सकता है? यस, इट इज़ द कंडीशन। और ऐसी ही कंडीशन सुपर कंडक्टर की भी है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी भी सर्किट में एक लय से घूमते हैं, कोहेरेंट इलेक्ट्रॉन, वो घूमते रहते हैं और उनकी एनर्जी जीरो खर्च होती है, जीरो रेजिस्टेंस की स्थिति है। सुपर कंडक्टर समझती हो कि ऐसे घूमना शुरू कर दें, इतना कूल कर दो कि कोई हिंड्रेंस ही ना रह जाओ, एक लय में घूमते रहे, कभी कोई से टक्कर भी नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर है। ऐसे ही दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, अगर ये इसके इक्वल हो जाए। अब वैसे ही ये भी कैसी कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, उसका एक टाइम पीरियड बन जाए, बिल्कुल उसके आने जाने में अड़चन ना हो, कोई रोक टोक नहीं, आराम से आ जा रहा है, तो बोलो रेजोनेंस होता रहेगा? बताइए। तो उसी कंडीशन को है, ये फिजिक्स का वर्ड है रेजोनेंस, लेकिन चूंकि ये लय में हो रही है तो लय होने की वजह से इट प्रिवेल्स का मतलब है जीत इसी की होती है। तो फॉर रेजोनेंस टू हैपन इन एनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए बताइए? रेजोनेंस, इट इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अगले पेज पे आ जाओ, 106 पे लिखा है एग्जाम्पल के नीचे कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेज, क्या करता है? द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस। क्या ये स्टेबलाइज कर देगा क्या मॉलिक्यूल को? और एनर्जी ऑफ रेजोनेंस से क्या समझती हो? जितनी एनर्जी कम हो गई वही तो एनर्जी ऑफ रेजोनेंस है। एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन द एनर्जी ऑफ एनी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है क्या वो लेस होगी? देन किससे लेस होगी? एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सभी से कम इसी की है, ये लीस्ट है, और इसीलिए यही एग्जिस्ट करता है। एक तो ये बात हो गई, स्टेबलाइज करता है। दूसरी चीज, रेजोनेंस एवरेजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड एज ए होल। कोई भी बॉन्ड अब सिंगल या डबल नहीं रह जाएगा, अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड सिस्टम समझती हो कि जैसे सी के, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, तो एक सिंगल और एक डबल, तो इसको कहते हैं सिंगल डबल सिंगल डबल। क्या हर एक, अगर मान लो यहाँ H लगा दो क्या, तो क्या हर एक कार्बन के पास 4 एटम हो गए क्या? 4 बॉन्डिंग हो गई क्या? बताओ। और क्या ये कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम हो गया? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल है तो उसे कैसा कहेंगे बोलो? अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही तो आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलती हो, माइनस वाले को प्लस से नहीं मल्टीप्लाई करती हो, बोलो तो उसे क्या कहते हो? कंजुगेटेड सिस्टम हो जाता है कि नहीं? अपोजिट कैरेक्टर वाला, बताओ। ऐसे जब कहीं पर भी आप वो करती हो रेशनलाइजेशन, तब भी तो कंजुगेट से ही करती हो। सो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं कंजुगेटेड। तो क्या कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम होना अनिवार्य है? तभी तो बात होगी। दोनों ही तरफ डबल बॉन्ड हो जाएंगे तब फिर कैसे होगा?
कंजुगेटेड होना चाहिए ना। ये जरा सा इधर पहुंचा नहीं कि बोला हम आ जाएं, ऐसे होगा। अब देखो, तो रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड करेक्टर। तो अब यहाँ ना ये डबल रहेगा ना सिंगल, क्या हो जाएगा, कहेगा कभी कभी इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, चेक कर लो, और जहाँ डबल था वहाँ क्या हो गया, सिंगल। तो अब इस तरीके से हम देख रहे हैं, न तो ये सही है और न ये सही है, फिर सही कौन सा है। यानी वो कह रहा है इसको तो 154 पिकोमीटर होना चाहिए और इसे 133 पिकोमीटर होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इसे 154 होना चाहिए पिकोमीटर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, इसे 133 पिकोमीटर होना चाहिए, बट इन दोनों का रेजोनेंस होगा और असली चीज़ निकल के ये आएगी कि ये होगा 146 पिकोमीटर। तो क्या उसने सभी बॉन्ड को एवरेज कर दिया और डबल बॉन्ड का कोई टेस्ट ही नहीं दे रहा? क्या ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज ही नहीं करेगा? बताओ, जब उसमें डबल बॉन्ड बचा ही नहीं तो डबल बॉन्ड का कोई टेस्ट देगा क्या? ये देखो, तो इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे हो जाएगा, और इसमें अब जो सीसी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी हो गई, क्या 146 पिकोमीटर हो गई? तो इस तरीके से हो गया। तो अगली चीज क्या कही गई है कि रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज ए होल। रेजोनेंस एवरेजेस, तो ये C6H6 है और उसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसे कि बेंजीन कहते हैं या इसे डिओड्रेंट भी कहते हैं जो हम लोग लगाते हैं। एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए होल, सबको एवरेज कर दिया। अब क्या सबका 146 होगा कि इसका ज़्यादा होगा? बताओ, सबका 146 होगा। तो ये हो गया। एनर्जी ऑफ O3 रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन दैट ऑफ द कैनोनिकल, ये नीचे लिखा है बट ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग रेजोनेंस के बारे में मिथक करते हैं। मिथ जानती हो ना, गलत फहमी। सो मिथ क्या है अबाउट रेजोनेंस? मिथ अबाउट रेजोनेंस, जैसे थोड़ी देर पहले तुम ये सोच रही थी कि कैनोनिकल फॉर्म भी तो थोड़ा होना चाहिए, थोड़ी ही देर के लिए हो जाए, ऐसा तुम्हारे मन में भ्रम था कि नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कभी भी ना हो? यही बात थी कि नहीं? बोलो। तो जो आधा अधूरा जानता होगा तो उसके माइंड में ये बात होगी कि थोड़ी ना थोड़ी देर के लिए तो होना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाए कि बिल्कुल भी ना हो, ये चीज़ मन में आ जाती है। सो ऐसे केस में क्या होगा नाउ, तो दीज आर द मिथ, बट एक्चुअल चीज़ क्या है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड हमेशा के लिए होगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज मतलब रेजोनेंस या कैनोनिकल फॉर्म वो कभी भी नहीं होगा। तो चलो मिथ देख लें, ग्रीन वाले कॉलम में देख रही हो मिथ लिखा है, द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। समझ में आई बात? ना समझ में आया तो बता देना। बताओ ये रियल है कि ये रियल? हाँ, द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। रियल होते तो डबल बॉन्ड के टेस्ट देते ही नहीं है, डबल बॉन्ड का कोई टेस्ट, सी डबल बॉन्ड सी का। ब्रोमीन वाटर को ये डिकलराइज ही नहीं करते। हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, इनका कोई भी वास्तविक अस्तित्व तो नहीं है। इन अनुनादी संरचनाओं का देखा जाए तो कोई भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात क्या है, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि जिसमें मैंने 50% लिखा था बाकी में 25 तो 50% टाइम में वो रह जाता होगा, और बाकी मान लो 1 घंटे का टाइम है तो आधे घंटे तक वो बना रहता होगा, बाकी 15-15 मिनट ये। ऐसा तो कॉन्सेप्ट मन में नहीं आ रहा है आपके?
हाँ, तो यही लिख भी दिया गया है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट for certain fraction of time, certain fraction of time in a canonical form, in one canonical form, and for other fraction of time, and for other fraction of time in other canonical form। तो ये भी बात अगर कोई सोच रहा है तो ये मिथ है, ये भ्रम मात्र है। कैनोनिकल या रेजोनेंस फॉर्म एक ही बात है, कैनोनिकल बोलो या रेजोनेंस। अब देखो, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म, तो देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म। इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, फॉर्म जैसे कि मान लीजिए H2 है और I2 को मिला दो तो क्या बनाता है बताओ, क्या HI बनाएगा? अच्छा, H2 के मॉलिक्यूल कैसे होंगे, क्या ये होंगे? ये होंगे। तो ये H2 के मॉलिक्यूल हैं ये, और ये I2 के मॉलिक्यूल हैं बड़े बड़े, इन दोनों ने मिले और फिर ये क्या बना दिए, क्या एक H और एक I बन गया? और यहाँ भी एक H और एक I बन गया, बोलो। ये H है और ये I है, तो H2I2 मिलके बने कि नहीं? इनकी आपस में टक्कर हुई तो इसके बॉन्ड टूटे, और टूटने के बाद ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, लेकिन इनके भी अब आपस में टक्कर होगी। और ऐसा नहीं कि यही बने रहें, ये टक्कर होंगे तो ये टूटेंगे फिर ये बनेंगे, तो इससे इसका बनना होता है, फिर जैसे जैसे ये ज़्यादा बनता जाता है उनकी टक्कर होकर ये भी बनता जाता है, बोलो। ऐसे ही तो होगा ना, पहले तो शादी होगी ना तभी तो तलाक होगा, कि पहले तलाक हो जाएगा बाद में शादी होगी, बोलो। तो पहले मान लीजिए मॉलिक्यूल बना, अब बनते बनते जब इसकी अमाउंट बढ़ती गई तो क्या उनमें टक्करें नहीं बढ़ेंगी? फिर उनमें टक्कर बढ़ी तो ये बन जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ये दोनों, ये 67% रह जाएगा और ये कितने कितने रह जाएंगे, मान लीजिए ये 33% रह गए शुरू शुरू में, तो अब वहाँ से फिर और आना जाना नहीं होता और उस पर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। पहले जनसंख्या एक ऐसी होगी, थोड़ी थोड़ी होगी ह्यूमन पॉपुलेशन, लेकिन आगे चलने पर एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो सैचुरेटेड स्टेट है, वहाँ से न कम होगी न ज़्यादा होगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। समझ में आ गई बात? इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि बोथ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, so though they are getting converted in each other continuously, but their concentration of each of the reaction coordinate, ये भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जो बन रहा है वो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं और जो बन रहे हैं वो भी हैं। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो क्या कहा गया है कि मोस्टली ऑल ऑफ द रिएक्शंस गेट, ये क्या हो जाती हैं, हैव ए काइनेटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब होता है कि एक तरीके का काइनेटिक इक्विलिब्रियम भी होता है, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे करता रहता है तो इक्विलिब्रियम के मीन पोजीशन पे करता रहता है कि नहीं। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि अगर मान लो उसमें एक मोशन है तो मोशन में अगर वो इक्वली अपनी मीन पोजीशन से जाए तो क्या वो उसका काइनेटिक इक्विलिब्रियम है? ठीक है। एक आइसोटोनिक सोल्यूशन भी होता है, अगर आप रख दो तो उसमें दोनों तरफ पानी आता जाता रहता है कि नहीं, सेल के अंदर बाहर, बोलो। तो क्या उसमें वाटर की जो कंसंट्रेशन बनी रहती है, अंदर आना वाटर का और बाहर जाना, उससे क्या इसमें कोई इसके शेप में चेंज नहीं होगा? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हुआ?
शेप डज नॉट चेंज, शेप डज नॉट चेंज। लेकिन क्या पानी का आना जाना बंद हो गया है कि नहीं? क्या इसका घूमना बंद हो गया है कि नहीं? नहीं ना। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, बट मीन है क्या, मीन पोजीशन है, और फिर भी ये मूव कर रहा है, इधर भी जा रहा है, ये भी। तो ये इसकी संतुलन की अवस्था है, संतुलित साम्य अवस्था। अगर तुम चल रही हो, खूब मजे से आगे पीछे चलती चली जा रही हो, तो क्या तुम्हारा बैलेंस बिगड़ रहा है कि नहीं? एक हाथ आगे एक पीछे, इक्विलिब्रियम बना लेती हो ना। जैसे ही एक हाथ आगे करती हो, दूसरा पीछे नहीं कर लेती हो कि दोनों आगे दोनों पीछे करती हो? बताओ। तो हम जब चल रहे होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बताओ? क्या इक्वल लिब्रिया, और लिब्रा का मतलब तुला राशि होती है क्या, तराजू? बोलो, लैटिन वर्ड है। और इक्वल, यदि किसी तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे ही हों, उसमें सामान रखा है और ऊपर नीचे बराबर आ रहे हो, तो क्या ग्राहक जो कस्टमर है वो सामान ले लेगा कि उसके रुकने का इंतजार करेगा? ले लेगा, कहेगा ये तो ऊपर नीचे बिल्कुल ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, वो जान जाएगा कि बिल्कुल सामान सही है। बोलो, ले लेगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि कभी आपने इस तरीके से जो मुक्का मारने वाली बॉल होती है जिसपे हम वो करते हैं, तो उस पर हाथ मारा है कभी? तो उसमें आप कितना भी हाथ मारो, वो इधर इस पर सारा वजन तो यहाँ है ना, तो ये ऑसिलेट ही करेगी, ये कहीं जाएगी थोड़ी नहीं, क्योंकि नीचे तो कंकड़ पत्थर भरे रखे हैं, तो इधर इधर मूव करती रहेगी कि नहीं? है बात कि नहीं? तो वो इक्विलिब्रियम में। या किसी भी टम्बलर को, ये भगोना है दूध का, अगर जरा सा हिल जाए तो क्या वो अपनी इक्विलिब्रियम खो देता है कि नहीं खोता है? कुछ नहीं खोता है, क्योंकि वो इधर उधर जाता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा, फिर आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर आए वो इक्विलिब्रियम है। बॉल का कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, बॉल को लुढ़का दो लुढ़क जाएगी, लेकिन ये सब जाएंगे कहीं और। सो देयर इज ए पोजीशन ऑफ बैलेंस। जब बैलेंस आ जाए तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम में वो कभी आइदर इधर रहेगा आइदर उधर रहेगा, ऐसा रहेगा कि नहीं? तो कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ बनाती रहेंगी, कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ बनाती रहेंगी, लेकिन क्या वो दोनों ही रहेंगे उस रिएक्शन कोऑर्डिनेट में? तो इक्विलिब्रियम दो तरीके से हो सकता है कि इस बॉल को यहाँ से कोई खींचे, यहाँ से खींचे और यहाँ से खींचे, और ये कहीं ना जाए, तो क्या ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है? बताइए। और ये सारे ऊपर के जितने एग्जांपल्स दिए ये सब कौन से हैं? तो काइनेटिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, what does it mean by equilibrium? In case of equilibrium, that substance remain in one state for half of the time and other state for half of the time. बोलो, इस बात से सहमत हो क्या? So in case of स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो एक ही जैसा है, ये रेस्ट पर है, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, जैसे ये सब फिजिकल के उदाहरण हैं। फिजिकल, और दूसरी चीज मैंने क्या ले ली, क्या काइनेटिक की बात कर रहा हूं? बोलो। तो ये जो भी चीज है कि सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ द टाइम इन वन फॉर्म एंड हाफ ऑफ द टाइम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट, ज़्यादा हाफ ना लिखें तो ये भी कह सकते हैं, वैसे तो साथ साथ रहेंगी, बोथ फॉर्म को एग्जिस्ट, यानी एक साथ वहाँ पर रहती हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट में सब कुछ रह रहा है कि नहीं रह रहा है? सो यहाँ पर है, तो डिफरेंट रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को एग्जिस्ट। अगर हम इसकी फिजिकल की थोड़ी देर छोड़ दें, सो काइनेटिक सब्सटेंस को एग्जिस्ट, ठीक है, इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज एंड प्रोडक्ट, बोथ, दोनों के फॉर्म में रहेगा। बट सच इज नॉट द केस विद रेजोनेंस। रेजोनेंस में यह है कि वो भी कभी बने फिर टूट के वो बने,
कभी थोड़ी देर ये बेंजीन हो जाए, कभी थोड़ी देर वो। क्या ये डबल वैसा एरो लगा दें इक्विलिब्रियम वाला कि ना लगाएं? वो नहीं लगाया जा सकता। सो को एग्जिस्ट है, बट सच इज नॉट द केस विद रेजोनेंस। सच इज नॉट द केस विद रेजोनेंस। एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म नेवर एग्जिस्ट। कोई कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म कभी रह पाती है? बोलो। ऑफ द contributing form never exist। अच्छा, ये कह रहा है ये इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन सेंटेंस उसने पूरा नहीं किया। और ये भी कह देता है, जरा आगे तो पढ़ो, कह रहा है ये टाटोमेरिज्म भी नहीं है। और लो, देखो आगे लिखो, पढ़ो क्या लिख रहा है तीसरी लाइन में। एज वेल एज इट इज नॉट द टाटोमेरिज्म। आगे इसको आगे लिखते हैं, as well as it is not the tautomerism। it is not the tautomeric state या tautomerism। इसे समझे क्या है? अब जरा देखें, कीटो इनॉल फॉर्म देखते हैं जरा। कीटो इनॉल फॉर्म, जस्ट एक मिनट। टाटोमेरिज्म, व्हेन अ सिंगल केमिकल कंपाउंड कैन को एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट इन टू इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर। इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स, तो उसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये देखिए, क्या आपने एसीटोन पढ़ा है? और एसीटोन का फार्मूला जानती हैं कि ये चीज़ क्या है? CH3। ऐसा कुछ पढ़ा है आपको? मैंने ऐसा बताया है क्या नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में? कि नहीं बताया कभी? प्रोपेनोन के बारे में कभी बताया है? चलो, प्रोपेनोन यही नेल पॉलिश रिमूवर भी है। और ये जो करेक्शन फ्लूइड का डाइल्यूटर भी है, एसीटोन है। क्लीनर भी है, जब जाओगी ऑर्गेनिक लैब में तो इसी से सब क्लीनिंग होती है। अब देखो होता क्या है, ये जो चीज़ है इसमें C पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और ये C है। इस पे क्या चीज़ है? H है, H है और एक H है। अच्छा, ये CH3 को ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं कीटोन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्कोहल, ऐसे ग्रुप्स पढ़े हैं 10th में? बोलो। कि नहीं पढ़े? याद नहीं? कीटोन। तो जहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, जहाँ कार्बोनिल ग्रुप हो, कैसा ग्रुप हो? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? C पे डबल बॉन्ड हो, बाकी दोनों तरफ कुछ भी लगाओ, लेकिन C पे डबल बॉन्ड हो तो कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। समझ में आई बात? यानी इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? C डबल बॉन्ड हो और फिर कुछ भी लगाओ तो उसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और इसी पर अगर CH3 इधर लग जाए और इधर OH लग जाए तो उसे क्या कहते हो? देखो CH3 लगा, इसको सीधा कर दो, यहाँ से पकड़ के खींच लो तो C डबल बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। जब उधर खींचोगी फिर उधर OH चला जाएगा क्या? और एक तरफ CH3 आ जाएगा। बोलो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया क्या? ये वाला, ये क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप। और ये क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया।
और इसे इसी तरह से कार्ब और ऑक्सिल से क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया? कार्बोक्साइलिक एसिड। और वही जो यहाँ पर जिसे आप विनेगर कह रही हैं, एसिटिक एसिड कह रही हैं या इथेनोइक एसिड कह रही हैं, क्या वो कार्बोक्साइलिक एसिड है? एथ है क्योंकि दो कार्बन है तो इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड। हाउ एवर दिस इज नॉट द इशू। ये तो मैंने थोड़ा सा बताने के लिए कहा कि कार्बोनिल कहाँ इस्तेमाल होता है। ये देखो, अब अगर सोचो कि अगर ये सी है तो ये क्या करें? मान लीजिए ये कहे भाई हमें अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें नहीं मालूम, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है। अच्छा, क्या इसके 3 बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड है ना, एक तो डबल बॉन्डिंग में व्यय हो गया, और 3 है तो क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? सोचो, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 3 होंगे तो सेंट्रल एटम किस में हाइब्रिडाइज्ड होगा? 3 बॉन्ड है तो sp2 में कितने होते हैं? एक ऐसा 2 p चाहिए, एक पी को खाली रखना पड़ेगा ना, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। एक को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं डबल बॉन्ड के लिए, कि सारे पी से बना डालो? बताओ। समझ में आई बात? कुछ बोला करो तो। अच्छा, तो इसने क्या किया, बोला कि जब इनके बीच में एक्सचेंज चल रहा था, क्योंकि इसका पी इसके पी में आएगा जाएगा कि नहीं, बोलो? डबल डबल बॉन्ड है, तो जब ये ज़्यादा देर रख रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, कह रहा मेरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तुम्हारे पास 10 मिनट रहेगा, मेरे पास 50 मिनट, है अनफेयर कि नहीं, बोलो? अच्छा, जब ये ज़्यादा देर रखेगा तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? अच्छा, जब ये ज़्यादा देर रखेगा तो इस बगल वाले कार्बन से कहेगा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों अपने अपने कब्जे में करो, और अपने कब्जे में करके तुम एक पी ऑर्बिटल तैयार करो, मेरे पास एक खाली पी ऑर्बिटल ये दे नहीं रहा है हमको। इसको कहेगा इसको हटाओ यहाँ से, हटा दो पूरी तरीके से, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो। इससे क्या बोलेगा कि तुम एक पी ऑर्बिटल तैयार करो, उसे निकालो बाहर करो, पी ऑर्बिटल बनवा लेगा। और बाकी बाकी दो इसकी, दो ये रह गई ऑर्बिटल और एक ये, इसको भी sp2 हाइब्रिडाइज बनवा दिया। इसने इसको बनवा दिया, बोला कि इसको हटा दो, इस H को हटा दो, यही H है, देखो निकल गया, प्लस बन के निकल गया। यहाँ पे पहले जुड़ा था ना, पहले ये कैसा था, क्या sp3 था, बोलो? ये तो sp2 है ना। क्यों? क्योंकि इस C ने क्या किया, इस C ने हाँ, अब देखो, तो ये जो बॉन्ड है ये जब इधर गया तो इसने ये बॉन्ड इससे कहा कि अब तुम यहाँ पे आ जाओ। इसके आने का क्या मतलब है कि इसके पास क्या खाली ऑर्बिटल बची? क्यों? क्योंकि ओ क्या कर रहा है, ओ ज़्यादा देर अपने पास रख रहा है क्या इलेक्ट्रॉनों को, और खुद निगेटिव बन जा रहा है, इसके पास खाली छोड़ दे रहा है। बाकी तो और इशू भी हैं, मतलब ये निगेटिव बन गया और इसको इसने प्लस कर दिया, बोला हम ज़्यादा देर रखेंगे। और बाकी CH3 है, हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, उधर भी फैला होगा। तो अब क्या होगा, इसने क्या किया, ये जो तीसरा बॉन्ड था इसको हटा दिया, इसके इलेक्ट्रॉन खुद जमा कर लिए क्या, और अपने ऊपर निगेटिव बना लिया, बोलो? टोटल 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव न्यूट्रल है, बोलो? अब ये इससे कहेगा कि हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। आप फिर से देखो, नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। ये देखिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही हैं, पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझें कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। कि एक C है और C ने क्या क्या काम किए, कि ये देखो इस C ने 3 बॉन्ड बनाए, कौन कौन से बनाए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना दिए। और दूसरा C इसके बगल है, उसके साथ उसने क्या किया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। अच्छा, इन सब के पास क्या H H है,
इसको देख के बता सकती हो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? इसके पास 4 एक जैसी ऑर्बिटल है, बताओ कौन सा? बोलो। sp3, क्योंकि एक है सो 3p मिलके 4 हुई, तो इसके sp3 हो गई। इस पे देखो, इस कार्बन ने क्या 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक p को खाली रखा है, ये लंबी सी p को, बताओ, खाली रखा है। अच्छा, इसने बगल में एक तरफ O से बॉन्डिंग कर ली है, ये O है, इसको क्या कहेंगे? तो क्या O के पास भी एक और ऑर्बिटल है ये, तो उसके साथ ये क्या करेगा? एक्सिस पर है, तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? डबल बॉन्ड यहाँ से बना लेगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी एक तरीके की 2 एक्सिस है। वो कह रहा है कि हमारे साथ इधर पर डबल बॉन्ड बना लो। जरा अभी इधर देखो कि मेरा कहने का मतलब है कि इसके पास अब यहाँ पे कौन जुड़ा है? क्या यहाँ पे एक तीसरा जुड़ा हुआ है? फिर से देखिए, ये 2-3 बार में समझ में आएगा। ये CH3 है, ये C है, तो ये देखो, एक CH3 ये है, एक C ये है, तो CH3, क्या ये भी sp3 है? बोलो। तो ये sp3, इसने डबल बॉन्ड बनाया, तो क्या ये sp2? तो ये sp2, तो ये sp2 है, और इसके ये तीनों बॉन्ड जो मैं sp2 बना रहा हूं वो बीच वाले हैं, और p ऑर्बिटल ये खाली वाली, ये है इसकी p ऑर्बिटल, ये इसकी p ऑर्बिटल है। इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ पर क्या है? बाकी sp2 बना दें, तो इसके sp2 में क्या 3 ऑर्बिटल आएंगी? मैं उसकी लिस्टिंग भी कर दूंगा, ये sp2 है। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, अब कुछ चीज़ें देख लो, ये सब HH है, तो अब एक तो पहले मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बताऊं, तब जाके इस पर बात करूं कि ये C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है और ये CH3 है। बोलो, यहां तक समझ में आया? बताओ। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा? इस C पे प्लस आ जाएगा, इस O पे माइनस आ जाएगा। बोलो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दिखा भी दो, और ये C है। अच्छा, ये H यहाँ से हट गया और इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, बाकी इसको बनाए रखो। ये क्या करेगा? इससे बोलेगा कि तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, छोड़ो उसको, क्या बोलेगा? और ये क्या करेगा? कहेगा मैं तुमको दे देता हूं, चलो हम लोग डबल बॉन्ड बनाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? मतलब उसने उससे ले लिया और उसने H को छोड़ा, H को जाने नहीं दिया गया, तो इसने कहा लो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन लो, तो उसने तुमको भगा दिया है, लो मुझसे ले लो, डबल बॉन्ड बनाओ। अब क्या होगा बताओ? कि रेजोनेंस तो नहीं है, मतलब ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम स्टेट है, थोड़ी देर के लिए ये और थोड़ी देर के लिए वो। अब जरा देखो, तो क्या ये O H के साथ हो जाएगा और फिर ये C इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा? अब ये CH3, मेरा कहने का मतलब है, डबल बॉन्ड का मतलब समझती हो कि ये अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट करके sp2 में आ जाएगा। अगर नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बोलो, फिर से देखो, अभी पीछे बताया ना, ये किस में है? क्या ये sp2 में है? और ये क्या sp3 में है? sp3 में होगा तो क्या तिरछा तिरछा बॉन्डिंग करेगा? क्या उसी एक्सिस पे आना चाहिए ना, p एक खाली होनी चाहिए कि नहीं? तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने sp3 में कलेक्ट कर लिया कि नहीं, इसको भगा दिया, तो इसकी अब ऐसी ऑर्बिटल हो गई, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या हुआ है? अभी भी ये 3 ऐसी हैं और ये 4 ऑर्बिटल थी। मैं इस C की बात कर रहा हूँ, देख लेना।
तो इसमें यहाँ पे इसने किया, इसने यहाँ किया, इस H को बेचारे को भगा दिया, तो माइनस आ गया ना इस पे, बोलो। और बाकी ये सेंटर है वो तो इधर कर ही रहा है, इससे बॉन्डिंग कर ही रहा था कि नहीं, बताओ। इतना स्टेप समझ में आया। अब ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे बनाए रखेगा कि ऐसे नहीं करेगा, तुरंत अपना हाइब्रिडाइजेशन बदल लेगा और कन्वर्ट करके किस में कर लेगा, बताओ बताओ किस में कर लेगा, sp2 में कर लेगा। कहेगा इससे अच्छा तो मैं बगल वाली से बॉन्डिंग करूं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब तैयार हो जाएगा इसके साथ। कहेगा लो तुम हमसे एक ले लो, तुम खाली कहाँ बैठे हो, अभी पीछे दिखाया कि नहीं, ये देखो। जब ये इससे ले लेगा तो इसने अपना हाइब्रिडाइजेशन बदल के कर दिया, बोला हमसे एक ले लो, लो हमसे बॉन्डिंग करो। बताओ समझ में आई बात कि नहीं, कर लेगा। तो ये चीज हो गई। और अब ये क्या हो गया, क्या ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, बोलो, और ये भी sp2, तो इधर से इससे बॉन्डिंग कर लेगा। ये तो sp2 है ही है, तो बगल वाले के साथ ये बॉन्डिंग कर लेगा। ये HH है। यद्यपि इसको बताने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें ये बताना चाहिए कि यहाँ पे कीटो फॉर्म है और यहाँ पर क्या है, इन और ऑल है। क्या, एक इन है और एक ऑल है, बोलो। और ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, क्योंकि कीटोन है। चेक करो, CH3 डबल बॉन्ड, ये कीटोन है कि नहीं। तो एक बार कीटोन एक बार ऑल, ये चीज समझ में आ गई आपको, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अगले पेज का मामला है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट फिर भी आ गया है, चूंकि आप समझ रही इसलिए मैंने बता दिया। बोलो समझ में आ गई बात की, और समझना चाहती हैं, अच्छी बात है। तो अब हम इन दोनों को एक साथ लिखें फिर। तो ये CH3, तो अब यहाँ पर ये CH3 और CH3 लिख दें, और अब इसके में ऐसे बनाना, रेजोनेंस ना बना देना। रेजोनेंस बना दोगी तो बात बिगड़ जाएगी। CH2 और CH3, बोलो है बात। थोड़ी देर इसमें और थोड़ी देर इसमें। तो ये कौन सी फॉर्म है, इनऑल फॉर्म है एसीटोन की, और ये कौन सी है। सो व्हेन ए सिंगल ये स्ट्रक्चर कैन को एग्जिस्ट इन 2 इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म साइमल्टेनियसली, आधे मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे, आधे उस फॉर्म में होंगे। बात समझ में आई। उसी 1 मोल में या एक बीकर में आधे इसका रिएक्शन देंगे, आधे इसका। तो फिर से समझो, व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली, ये H2 और I2 जैसा नहीं है कि बहुत सारे मिल के बहुत सारा बनाने, एक ही मॉलिक्यूल 2 तरीके से बिहेव कर रहा है। साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट इन 2 और मोर वाला अभी हम अगली वाली बुक में पढ़ेंगे, और मोर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म, ठीक है, एंड गिव टेस्ट ऑफ बोथ। और ऐसा ही नहीं है कि रहता है, टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो दोनों के दे रहा है। टेस्ट की डबल बॉन्ड का भी टेस्ट देगा, कार्बोनिल का टेस्ट करो उसको भी देगा, और अल्कोहल के भी देगा, डबल बॉन्ड के भी देगा। टेस्ट ऑफ बोथ फॉर्म, ऑफ ऑल फॉर्म्स, वेयर सम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन वन फॉर्म एंड अदर आर एग्जिस्टिंग इन अदर फॉर्म, ठीक है कि नहीं। where some molecules in same solution exist, molecules है तो exist लिखो, exist in one form while other exist in other form is called, उसे क्या कहोगे, टॉटोमेरिज्म। जो कि किसमें शो की गई है, क्या एसीटोन में या प्रोपेनोन में है, दोनों एसीटोन ही है।
सोल्यूशन का नाम नहीं बदलेगा, हाई एसीटोन ही। बात समझ में आई कि नहीं? टॉटोमेरिज्म, बट दिस डज नॉट हैपन इन रेजोनेंस, कि वो थोड़ी देर एक फॉर्म में रहे और थोड़ी देर अलग। क्या आपके मन में ये बात तो नहीं आ रही है कि बेंजीन थोड़ी देर इसमें रहेगा थोड़ी देर उसमें टॉटोमेरिज्म करेगा? बताओ। नहीं आ रही तो अच्छी बात है। रेजोनेंस डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, रेजोनेंस डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। ना तो वो एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम शो करता है और ना ही टॉटोमेरिज्म शो करता है। जरा कीटोइनॉल देख लो, लिखा भी है बुक में, कीटोइनॉल लिखा है कि नहीं लिखा है? अगला पॉइंट पढ़ो, क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूल एज सच हैज ए सिंगल स्ट्रक्चर, द molecule as such has a single structure, ठीक है, which is resonance hybrid of canonical form, which is resonance hybrid of canonical form and which cannot be depicted by single Lewis structure, ठीक है। which is resonance hybrid of canonical forms when सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए मॉलिक्यूल। कई ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे ना जिनमें सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता होगा। ज़्यादातर ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक में यही तो होता है। बताओ हाँ या नहीं? सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए मॉलिक्यूल, जिसमें डज नॉट एग्जिस्ट है उस केस में क्या होगा कि रेजोनेंस होगा, देन रेजोनेंस एग्जिस्ट। बट उसकी प्री कंडीशन ये है कि उनका एक प्लेन में होना चाहिए, दैट द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर रेजोनेंस, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। बुक में भले ही न दिया गया लेकिन मैं लिखाता हूँ। और ये क्या होगा, सिंगल एंड डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट इन कंजुगेटेड सिस्टम। समझ में आई बात? फॉर रेजोनेंस तो ये जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल पहली बात है प्लेनर हो, ऐसे ऊपर नीचे करके ना जाना पड़े ना। कैसा होना चाहिए? शुड बी प्लेनर एंड हैव कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड सिस्टम एंड डबल बॉन्ड सिस्टम। देख लो कहीं आप ये बात तो नहीं सोच रही हो कि जैसे ये है सी 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 सी, अच्छा इसमें H है, इसमें H है और इसमें H है, इसमें H है, इसमें H है और इसमें H है। क्या सभी के बीच 120 लग रहा है आपको? बताओ। और इसके अलावा डबल बॉन्ड भी है, तो इनके पास सबके पास एक एक और इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैंने स्थिति बता दी ऐसी है, इनकी मजबूरी है ना कि इन्हें एक डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो फिर इतने अच्छी नहीं है, वहाँ पे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और सबके पास एक है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है हम लोग डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसने इसके साथ अपनी जोड़ी बना ली, तो उसने कहा अब हम क्या करेंगे, चलो हम भी तुमसे जोड़ी बना लें। बना ली। इसने क्या किया, इससे जोड़ी बना ली। समझ में आई बात कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है कि ये जो C है, क्या ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं?
तभी तो एक खाली पी बचेगा कि नहीं बचेगा। ये तो ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तभी तो इस वाले सी ने क्या किया कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, सब इस तरीके के सी हैं, और इसी वजह से तो ये ऐसा कर रहे हैं। ये देखो कोई भी ले लो और सारे सी ऐसे ही हैं। सभी सी में क्या है, एक ऊपर नीचे है जो उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इन सब पे भी एक है। एक को खाली छोड़ दिया कि तुम डबल बॉन्ड बना देना, और ये सब कैसे रह गए, क्या sp2 sp2 sp2, और ये कोई py या pz होगा। समझ में आई बात कि नहीं। और वही सारे दिखाएं कि नहीं, फिर से दिखा दें, देख लो। तो कभी अगर मान लो ये दोनों इस पे आ जाए और ये इसके दोनों इस पे आ जाए, तो वो उधर न जाने के बजाय इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, क्या फिर ये खाली हो जाएगा। देखो सी 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 और सी और सी, मान लीजिए कि मैंने ये बनाया, ठीक है। अब बाकी नीचे के भी स्ट्रक्चर होंगे, नीचे के मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। मान लो मैं ऊपर का प्लेन दिखाना चाहता हूँ, मेरा फोकस ये प्लेन है। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर सभी sp2 sp2 हों तो क्या सभी प्लेन में नहीं होंगे, सब में 120 डिग्री का ही तो एंगल है कि नहीं होंगे प्लेन में, होगा एक प्लेन कि नहीं। अच्छा तो अब ये नीचे भी होगा, नीचे का मैं नहीं बना रहा हूँ, नीचे औरों में बना दूंगा, यहाँ पे बना दूंगा, और ताकि सब में नहीं बना रहा हूँ। अब देखो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको पास प्लस रह गया, इसने ले लिए। और जरा इसको देखो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये दो हैं, तो ये दोनों किस पे चले गए, कि ये दोनों चले गए मान लो इस पे, किस पे चले गए, इस पे। तो ये कौन सा है, ये मान लो ये कोने वाला आइटम है, इस पे दोनों ले आओ। तो अगर इस पे दोनों चले गए तो क्या इस पे प्लस आ जाएगा, इसकी कोई बात नहीं। इस पे चले गए, इस पे प्लस आ गया। तब तक इसके दोनों किस पे चले गए, क्या इस पे। जैसे ही इधर जाने लगेंगे इधर आ जाएगा, क्योंकि इस पे धीरे धीरे पॉजिटिविटी डेवलप होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो जाएगा, इस पे आ जाएगा। तो ये इस पे आया तो क्या इस पे निगेटिव आ गया, बोलो, और ये प्लस हो गया, खाली कर दिया इसने। अच्छा ये इधर आने लगेगा तो इसके इधर आने से इस पे प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा, तो ये वाले फिर किस पे आ जाएंगे, ये इस पे नहीं आ जाएंगे। ये इस पे, ये इस पे, तो ये इस पे, तो ये इस पे आ गया, तो क्या इस पे निगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव। तो ये उल्टा नहीं जाएगा, क्योंकि उल्टा मोमेंटम नहीं होता। कहता चलो आगे वाले से बना लें, आया इधर से, लेकिन मास होता है जिस चीज़ में ना, ट्रक आगे चल रही है या ट्रेन चल रही है तो रुक जाएगी क्या, आगे गाय आ जाएगी। ऐसे तो ट्रेन के सब पटरी से उतर जाएगी। मोमेंटम में जब कोई बहुत तेज चलता है तो भिड़ जाना ज़्यादा अच्छा होता है स्कूटी रोकने से, क्योंकि जो रोकेगा वही मरेगा, बोलो। तो ये अब पीछे नहीं जाएगा, ये क्या कहेगा, इसको एक दे देगा और कहेगा कि चलो हम लोग डबल बॉन्ड बना ले, एक दे के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगली स्थिति क्या होगी, अगली स्थिति में ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ये तो इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये कहेगा कि हमसे एक ले लो और डबल बॉन्ड बना लो। तो ये चीज़ यहाँ उतर आएगी डबल बॉन्ड की तरीके से, ये यहाँ उतर आएगी डबल बॉन्ड की तरफ से, और ये आगे उतर आएगी डबल बॉन्ड से। समझ में आई बात कि नहीं। तो इनमें डबल बॉन्ड बन गया, इनमें बन गया, और इनमें बन गया। हो गई बात, समझ में आई। अच्छा आपको चूंकि समझ में आ चुकी है, तो रेजोनेंस इन बेंजीन मॉलिक्यूल। सो अब हम देखें कि ये किस तरीके से अकर करता है, कि जो बेंजीन मॉलिक्यूल हैं उसमें रेजोनेंस कैसा होता है।
एक मिनट, नाउ रेजोनेंस इन बेंजीन मॉलिक्यूल। तो अब हम इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल में कैसे रेजोनेंस होता है। नाउ ये देखो, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल है। और अब हम इसमें देखेंगे, बाकी तो ऐसे ही बॉन्ड दिखाए गए हैं, बट sp2 hybrid orbitals, and pi bond is formed by overlapping of the other sp2 hybrid orbital, as shown through the animation. And the third hybridized orbital of the carbon atom overlaps with the half-filled orbital of the hydrogen atom, resulting in CH bond. The carbon atoms in a similar manner form sigma bonds by head-on overlapping of an sp2 hybrid orbital, and pi bond is formed by overlapping of the other sp2 hybrid orbital, as shown through the animation. The structure so obtained is a planar structure consisting of 6 carbon atoms bonded to each other. बता रहा है, एक मिनट। तो नाउ अब देखें, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन। सो चलिए, Molecular orbital theory is particularly useful in explaining the bonding of benzene, अगर दिखाएगा तो which you'll देखें। know above and below the ये तो सिग्मा active फ्रेमवर्क phase है, is above the ring ये and the पाई negative बॉन्ड phase है, is below the ring. मतलब ऊपर नीचे का दिखाया है। However, there's nothing to actually stop the orbitals being. And there are बीच a number वाले of हेक्सागन के combinations ऊपर। on p orbitals. That's where there isn't बट any इसमें भी कोई खास नहीं दिखाया गया है, bonding, and now are R3 जैसे भी, anti, ठीक है, कोई खास तरीके से नहीं दिखाया गया है। which So, produce. आई थिंक आई हैव क्लियर दिस टू यू। बोलो, बात समझ में आ गई ना आपको कि कैसे है? तो आप वीडियो देख लेना, बाकी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। और इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. वेलकम।